मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब। कादिर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कादिर साहब, हम देख रहे हैं इलेक्शन करीब है, गहमा गहमी बढ़ रही है, क्या पीपल्स पार्टी की जो एतराज़ात हैं, जो काफ़ी देर से इसका इजहार आप लोग कर रहे हैं, वो अभी भी बरकरार हैं? जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा आपकी सीनियर लीडरशिप भी कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये दूर हो गया? नहीं, न सिर्फ वो बरकरार है बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो शायद हमारे बगैर ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और एक ही पार्टी का। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 54 अरब रुपए इलेक्शन पे क्यों खर्च कर रहे हैं, जब आपने तय कर लिए कि नवाज शरीफ साहब के तय में लिख के देता हूँ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का, तो एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे और अल्लाह खैर सदा, फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है। सर, ये बड़ी बात कर रहे हैं वैसे आप। जी, मैं हमेशा करता रहता हूँ ऐसी बातें। ये तो बहुत बड़ा दावा नहीं? आप लोग मतलब आपके जितने भी रहनुमा पीपल्स पार्टी से आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, वो पहले से इस तरह के दावे करेंगे, जी लिखा जा चुका है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो इंतखाबात से पहले इंतखाबात को मशकूक बनाने वाली बात है। अगर मैं तौकीर शाह की बात करूँ, जहाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उनको एक्सटेंशन दे के बाकायदा 1 साल का, और उसको काकड़ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिए। गो के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी वो चलाता है, ये किसी से आप पूछ रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको वफाकी वजीर बनाए। आहद चीमा जो उनके साथ केस में को एक्यूज था, यानी शरीक मुलजिम था, उनको बना दी वफाकी वजीर। उन समेत 7 वजीर इनके बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने अभी शेड्यूल जारी किया ही नहीं है। उसने तरक्याती काम सिंध के ऊपर पाबंदी लगा दी। इवन के जो बिलावल साहब ने ऐलान किए है, जो सैलाब ज़दगान की मकानात, हमारे सीवरेज के पानी के लानों के ऊपर, जो मेरा हल्का बूंद बूंद को तरस रहा है, जो शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का है, वहाँ पानी के लाइनों के ऊपर पाबंदी लगा दी इलेक्शन कमीशन। आप मुझे बताओ कौन सा कानून, कौन सा आईन इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो शेड्यूल अनाउंस किए बगैर तरक्याती काम पे पाबंदी लगा ले? नंबर 1 बात। उसके बाद जाके इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई नो ट्रांसफर पोस्टिंग। निगरान हुकूमत ने सिंध में तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके आईजी तक सब ट्रांसफर कर दिए है, और इलेक्शन कमीशन फिर मुंह देखता रहता था। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने पुख्तनख्वा असम्बली के खिलाफ जो 100 वोट लेके पूरे काबीना को फारिग कर दिया है। रोज टीवी पे हम आके ये सारी चीजें गिनवाते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को होश है? क्या इलेक्शन कमीशन ये सारी चीजें? कादिर मंदोखेल साहब, कुछ अर्सा पहले आप लोग दावे कर रहे थे बड़े यकीन के साथ कि अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगा, विफाक में हुकूमत बनाएगा और अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। वो दावा आप लोग किस बुनियाद पे करते थे? तब आप लोगों को अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आती थी? नहीं, वो इस बुनियाद पे जब बलूचिस्तान के बाप की पार्टी की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, और फिर उसके बाद पंजाब में जहां जरदारी साहब बैठ गए, जनूबी पंजाब के अलावा पीटीआई के जितने भी लोग थे वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे थे। ये कौन सी मखलूक थी, ये कौन सी ताकत थी जो बाप पार्टी को रातों रात पीपल्स पार्टी से निकाल के वापस नून लीग में डाल दिए बलूचिस्तान में? वो कौन सी कुव्वत थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर इस्तेकाम में पार्टी बनाया और पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए? वो कि मैं ये दावा कर रहा हूँ पीटीआई के अगर 19 हो तो 80% लोग पीपल्स पार्टी से गए थे। अगर पीपल्स पार्टी के लोग वापस अपनी पार्टी में आ रहे थे तो उनका रास्ता रोकने के लिए आईपीपी बनाया। तो ये सारी चीजें सबूत नहीं है क्या? इस बेस पे हम दावा कर रहे थे। हाँ चलो, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नवाज शरीफ साहब ने ऊपर की सतह पे बना ली है, मगर आवाम के सतह पे वो नहीं बना सका। इस वजह से वो इलेक्शन से खतरा रहा है। उस वजह से 4 साल बाद जब पाकिस्तान तशरीफ लाया, एक तारीखी जलसे से उन्हें खिताब किया, वहाँ इलेक्शन का कोई मुतालबा नहीं किया। कादिर मंदोखेल साहब, नून लीग तो खुद ये कह रही है कि हमें भी कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो ये जो सारी चीजें मैंने गिनवा दी है, तो ये लेवल प्लेइंग तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से दावा करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी कभी नहीं मिली। आप मुझे बता दें, मैंने तो आपको सबूत के साथ सारी चीजें नाम के साथ बता दिए। जरा नून लीग वाले इन्हीं तहफ्फुज़ात के साथ आप लोग इलेक्शंस में जाएंगे। 35 साल की हुकूमत जो पंजाब में थी, कादिर साहब, इन्हीं तहफ्फुज़ात के साथ जिसका आप लोग बरमला इजहार कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से किए चले जा रहे हैं, आप इन्हीं तहफ्फुज़ात के साथ इलेक्शंस में जाएंगे। फिर जीतने वाली पार्टी अगर मेरिट पे जीत जाती है तो आप लोगों ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि जी वो सिलेक्टेड होंगे, वो फेवरेट हैं, मोस्ट फेवरेट हैं, या लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो इंतखाबात के रिजल्ट को तो पहले से मशकूक बना दिया गया। शफाफियत पर फिर कौन एतमाद करेगा? देखिए, आप मुझे बता दो, अगर इलेक्शन से पहले हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दलाइल के साथ मीडिया के सामने, आपके सामने रख दिए है, तो ये तो इसकी तदारुक होना चाहिए। और हम हारने की बाद ये बातें नहीं कर रहे, अभी तो इलेक्शन हुआ ही कि हम सारी बातें कर रहे हैं। कैसे होगा? ये अप्रिशिएट कर देना आप इस बात को। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने दलाइल के साथ इलेक्शन से पहले आपके सामने रखे, इलेक्शन के बाद
हारने के बाद हम शोर नहीं मचा रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे कि ये सारी चीजें आपके सामने। अच्छा, इकतदार कैसे होगा सर? जिन जिन शख्सियात पे आपको इतराज है उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए, आउट कर दिया, क्या क्या इकतदार कैसे होगा? जरा हल भी तजवीज करें इसका देखिए, मैं दोबारा आपको रिपीट कर लेता हूँ। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का एक शख्स जो दूसरी मर्तबा अदालतों से सजा याफ्ता के बाहर जाता है और जिस तरह शान शौकत से बाहर जाता है उसी तरह शान शौकत से बाहर आता है, तो क्या ये सारी फैसिलिटीज एक आम आदमी को मिल सकती है? आपको याद हो आसिफ अली जरदारी साहब का केस, वहां जो इंसिडेंट था या जो भी वाकया शो किया था, बैंक मुलाजमीन सब कराची में मुकदमा चला था पिंडी में। क्या आदि फरियाल को जो रात 12 बजे जेल से घसीट के आपने अस्पताल में डाला, जेल में डाला, अस्पताल से घसीट के, क्या वो कानून की मुताबिक था? मैं जेल कमेटी का मैं रिफॉर्म कमेटी का मैं 10 साल मेंबर रहा हूँ। 6 बजे के बाद किसी जज की हिदायत में भी मुलजिम अंदर नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद खुर्शीद शाह साहब के साथ जो किया है, ये सारी किस्से साथ ये। फिर मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, पीटीआई के साथ जो चीज हो रही है, जो भी 19-20 हो रही है, तो क्या ये सारी चीजें, हाँ मैं ये कहता हूँ माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर माजी में जो उसके साथ हुआ है उसके क्या ये अमल बदल है? क्या उसका ये तदारक है? ये सारी चीज क्या चीज है जो आप इसको कर रहे हो? तो सवाल मेरे ये, हम तो इलेक्शन से पहले बता रहे ताकि मीडिया आप सारी चीज उठा ले और इलेक्शन कमीशन से आप पूछे हमारी ब्याह पे कि बाबा आपने जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, आप तरक्याती काम ट्रांसफर पोस्टिंग पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हो? चलो ट्रांसफर पोस्टिंग तो आपकी पाबंदी के बावजूद निगरान कर दिया, आप तरक्याती काम, सेवरेज का, पानी का और गरीबों के जो मकाना डूब गए उसके फंड आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है इलेक्शन के पास, कमीशन के पास। 2018 में जो अलकाबंदी थी आपने 2022 में चेंज कर दिया, अब जाके 2023 में आपने अपनी बनाई हुई 2022 की जो अलकाबंदी थी उसको भी आपने उखाड़ बिखाड़ कर दिया। तो ये क्या खेल खेला जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रही किसी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।